अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो क्या तुमने मुझे इज़हारे हमदर्दी करने के लिए फोन किया है? मैं चला गया। बात दरअसल ये है कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ तुम हमारे लिए पहले से ज्यादा पुरस्कार होते जा रहे हो। पहले हमारा ख्याल था कि तुम अदनान अब्बासी की मदद लेकर इराक से निकल जाना चाहते हो, लेकिन वाकयात का तजिया करने से अंदाजा हो रहा है कि मामला कुछ और ही है। अदनान का चेहरा बता रहा है कि तुमने उसकी खासी मुरम्मत की है। क्या यह बात दुरुस्त है? बात दुरुस्त हो या ना हो, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है? हम नहीं चाहते कि तुम किसी और के हाथों मारे जाओ। तुम हमारे शिकार हो, लेकिन मालूम नहीं क्यों तुम अदनान अब्बासी जैसे खतरनाक आदमी से उलझ गए। ये बात मुझे तो मालूम नहीं थी। मैं तो उसे मासूम और बेदर्द समझ रहा था। तुम उसे मासूम तो हरगिज़ नहीं समझ सकते, लेकिन ये जरूर है कि तुम्हें उसकी खतरनाकी का अंदाजा नहीं होगा, वरना तुम उससे दूर ही रहते। इराक में किसी की मजाल नहीं कि उसके मुंह लग सके। बड़े बड़े गुंडे उसके मुलाजिम है, सरकारी एहलकार तक उससे चश्मपोशी करते हैं। अब भी वक्त है, उससे दूर हो जाओ। अब यह मुमकिन नहीं रहा। किसी काम में हाथ डालने के बाद उसे पाए तकमील तक पहुंचाने के बगैर मैं पीछे नहीं हटता। दूसरी तरफ से एक तवील सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अगर तुम किसी और के हाथों मारे गए तो हमें अफसोस होगा। तुम अकल के अंधे मारूम होती हो। मैंने उसीले लहजे में कहा, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में हूँ? नहीं, हम अकल के अंधे नहीं है। सोनिया को अदनान अब्बासी में अगवा कराया है। मैं हैरान रह गया। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। इस तरह तुम मेरी तवज्जो अपनी जानिब से हटाने की कोशिश कर रहे हो। वाकई हम बड़े गधे हैं। सोनिया को अगवा करके तुम्हें ब्लैकमेल करने की बजाय अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। तुम बड़ा फायदा उठाने के चक्कर में हो, मुझे दूसरी तरफ उलझाकर अपना उल्लू सीधा करने की फिक्र में हो। लेकिन याद रखना कि तुम मुझे कभी गाफिल नहीं पाओगे। तुम्हारे यहाँ से रवाना होने की थोड़ी देर बाद सोनिया को अगवा कर लिया गया था। उसने मेरी बातों का नोटिस लिए बगैर कहा, और अगवा करने वालों में वो लोग भी शामिल थे जो अदनान अब्बासी की तरफ से तुम्हारी निगरानी पर मामूर थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अदनान अब्बासी पर तबे आजमाई कर लो। हकीकत का इल्म तुम्हें खुद दी हो जाएगा। मैं फोन बंद करके अदनान अब्बासी की तरफ बुढ़ा। मैं उस पहलू पर गौर कर रहा था कि सोनिया को अदनान ने ही अगवा कराया होगा। यकीन से कुछ कहना मुश्किल था, ताहम मैं महसूस कर रहा था कि ये बात बिल्कुल ही खारिज अमकान है। अदनान मुझे अपने लिए काम करने पर मजबूर करने का ख्वाह था। उसने मुझे बातचीत करने के लिए होटल बुलाया और अपने आदमियों से कह दिया कि मेरे पीछे सोनिया को अगवा करने। उसके इल्म में तो यही था कि सोनिया मेरी बीवी है। उसने सोचा होगा कि अगर मैं उसके लिए काम करने पर तैयार न हुआ तो वो उससे मुझे ब्लैकमेल करेगा। अदनान जैसे शख्स से कुछ बाइद नहीं था। सोनिया कहाँ है? मैंने सपाट लहजे में कहा, और वो हैरत से पलकें झपकाने लगा। मैं क्या बता सकता हूँ? उसने कहा, मैं तो 10 बजे से अब तक तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम कुछ बता सकते हो तो बता दो, वरना मुझे खुद मालूम करना पड़ेगा, और तुम्हारे लिए वो कोई अच्छी सूरत नहीं होगी। मैं तुमसे ये तवक्को नहीं रखता कि तुम मेरे साथ कोई ज्यादती करोगे, अदनान ने बेबसी से कहा। हाँ, क्योंकि तुमने ये शोबा संभाल रखा है, मैंने तंतिया लहजे में कहा। तुम सबके साथ ज्यादतियां करते रहो और कोई तुम्हारे साथ ज्यादती ना करे। मैंने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, किसी से बिला मुआवजा काम नहीं लिया, किसी को नाहक तकरीर मत करो अदनान, मैंने खुश लहजे में कहा। मैं तुम्हारी परसाई के कुछ रंग अपनी आंखों से देख चुका हूँ, और इसलिए ये बातें मुझ पर असर नहीं करेंगी। तुम मेरी तरफ से बदगुमान हो गए हो, इसलिए मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। ये ठीक है कि मैं बुरा आदमी हूँ, मगर सोनिया वाले केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर ये बात तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि उसे अगवा किया गया है? मैं उसे गौर से देखने लगा। मेरा ज़हन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मुझे यकीन तो था कि सोनिया को अगवा ही किया गया है, मगर मेरे पास सबूत कोई नहीं था। अगर सोनिया के अगवा का जिम्मेदार अदनान था तो मैं उसे मिनटों में उगलवा सकता था, मगर मैं अपने सर कोई इल्जाम लेने के मूड में नहीं था। ये इम्कान तो बहरहाल मौजूद था कि सोनिया के अगवा में अदनान का हाथ ना हो। ठीक है अदनान, मैंने एक फैसले पर पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन किए लेता हूँ, लेकिन अगर बाद में तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो? मैं जुमला अधूरा छोड़कर उसे घूरने लगा। तो तुम मुझे हर सजा के लिए तैयार पाओगे, अदनान ने बड़े खुलूस से कहा, और एक लम्हे के लिए तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो वाकई ही सच कह रहा हो, मगर मैंने उसके तासर को अपने ज़हन से झटक दिया। शिल्वी कहाँ रहती है? अचानक ही मैंने उससे सवाल किया और वो गड़बड़ा गया।
शिल्वी के एड्रेस से लाइलमी जाहिर करना उसके लिए मुहाल था, इसलिए उसे इतराफ करना ही पड़ा और उससे सिल्वी का एड्रेस पूछकर देन नशीन करने के बाद मैंने उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। आधे घंटे बाद मैं सिल्वी के फ्लैट की कॉल बेल बजा रहा था। कॉल बेल के जवाब में दरवाजा फुल सिल्वी ही ने खोला। मुझे देखकर उसकी आंखों में पहले तो हैरत के तासरात नजर आए, लेकिन बड़ी तेजी से मालूम हो गए और आंखों में फैली हुई हैरत की जगह उसकी होंठों पर उभरने वाली दिल फरेब मुस्कुराहट ने ले ली। ओहो, अरे हमाल साहब तशरीफ लाए हैं, उसने बड़ी अदा से कहा। जहर नसीब तशरीफ लाइए, उसने एक तरफ हटते हुए मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। मैं शायद ना वक्त आ गया। मैंने फ्लैट में कदम रखते हुए मादरत खुआना अंदाज में कहा, शायद आप सोते से उठी हैं। अरे नहीं, वो दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुराई और मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। बैठो, उसने कहा। मैं बस उठने ही वाली थी। तुम्हें तो मालूम है हम रातों को जागते हैं तो दिन ही में नींद पूरी करना पड़ती है। उसे कतई एहसास नहीं था कि वो वक्त एक बारीक सा लिबास पहने हुए है, बल्कि वो तो अपने जिस्मानी खुतूत और भी नुमाया करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, सिल्वी ने हाथ मसलते हुए कहा। ये छोटा सा फ्लैट तुम्हारे लायक तो नहीं, लेकिन तुमने यहाँ आकर इसकी अहमियत में इजाफा कर दिया है। कदर मकान की नहीं होती, मकीन की होती है। मैंने खेल राज्य में था, और अगर मकीन हुसैन भी हो तो कदम खुद ब खुद ही उठ जाते हैं। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। वो सोफे पर मेरे बराबर ही बैठते हुए बेबाकी से मुस्कुराई, वरना मैं तो समझी थी कि तुम पर सोनिया का जादू पूरी तरह चल गया है। जादू तो तुम्हारी शख्सियत में है, मैंने बड़े बीठे लहजे में कहा। मैं तो डर रहा था कि मालूम नहीं तुम मेरी पजीराई करोगी भी या नहीं। तो फिर यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? वो योगी से मुस्कुरा कर बोली। जुर्रत कहाँ, बस एक गाल में बेख्तियारी में कलम तुम्हारे फ्लैट की तरफ उठ गए। यकीन नहीं आता, उसने बेतबारी से मुझे देखा। तुम ऐसे लगते तो नहीं हो। कोई भी यकीन नहीं करता। जिससे भी सच बोलता हूँ झूठ समझता है, और जिसे झूठ बोलता हूँ वो फौरन यकीन कर लेता है। गोया तुम झूठ भी बोलते हो। वो हंसी और हंसते हंसते मुझ पर गिर पड़ी। कौन नहीं बोलता, मैंने बेसाख्ता कहा और उसे कंधों से पकड़कर आहिस्ता से खुद से अलग कर दिया। लेकिन कल रात तक तो तुम सोनिया के सबसे बड़े तरफदार बने हुए थे, सिल्वी ने कहा। उस वक्त तो तुम भी मुझे यूं नजरअंदाज कर रही थी जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। मैं अदनान की वजह से मजबूर थी। वो ये पसंद नहीं करता कि उसकी मौजूदगी में मैं किसी और पर निगाह इल्तवात डालूं। मेरा ख्याल भी यही था, मैंने कहा, जिसकी तस्दीक इस वक्त मेरा ख्याल भी यही था, जिसकी तस्दीक उस वक्त तुम्हारे रवैये ने भी कर दी। अभी तो तोसीद भी होगी, पहले मैं जरा सा नहा कर आ जाऊं। तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वो नहाने चली गई और इसी दौरान मैंने उसके पूरे फ्लैट का जायजा ले डाला। 3 कमरों की इस मुख्तसर से फ्लैट में कोई खास चीज नजर नहीं आई। इलावा इसके के फ्लैट में मौजूद हर चीज कीमती थी। जाहिर ये सब कुछ दूसरों की अनायत थी। ख्वाबगाह में दीवारों पर अरियाओं और नीम अरियां तस्वीर अबेदा थी। जल्दी जल्दी पूरे फ्लैट का जायजा लेकर मैं दोबारा ड्राइंग रूम में आ बैठा। उसने भी नागन निकलने में देर नहीं लगाई। उसने सर पर तौलिया लपेट रखा था। तुम्हें इंतजार कराना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन तुम आई ऐसे वक्त जबकि तुम मेरी कोई खातिर उतवादे नहीं कर सकती। मैंने उसकी बात काट कर कहा और वो मेरी बात का मतलब समझ गई। मैं तुम्हें ऐसे इसरार और रुमूज से आशना कराऊंगी कि तुम सोनिया को बिल्कुल ही फरामोश कर दोगे। उसने कहा, ये जो इस वक्त तुम्हें इंतजार करना पड़ा है ना, इसका मदावा हो जाएगा। मुझे मालूम है तुम ऐसे जानों की सैर कराती हो कि आदमी खुद से भी बेगाना हो जाता है, सब कुछ भूलकर तुम्हारा ही हो जाता है। बात तो दुरुस्त है, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुई? उसने हैरान होकर कहा। अन्ना नवासी की हालत देखकर मैंने कहा, वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। हालांकि रात तुमने खुद देखा था, वो मुझे बोलने तक नहीं दे रहा था। सिल्वी ने अपने बाल झटकते हुए कहा, उससे मेरी बात हो चुकी है, सारे मामला तय पा गए हैं। मैं सीधा उसी के पास ही आ रहा हूँ। ओह, वो मुझे गौर से देखने लगी। कोई उलझन तो पेश नहीं आई। नई उलझन भला क्यों पेश आती? वो बहुत अच्छी कीमत लगाना जानता है। तुम ठीक कह रहे हो, वो वाकई अच्छी कीमत लगाता है, मगर रात तुम्हारे तेवर बता रहे थे कि तुम किसी भी कीमत पर उसके लिए काम नहीं करोगे। मैंने कहा ना कि वो कीमत लगाना जानता है। जब मैं नहीं माना तो उसने मुझे बताया कि उसने सोनिया को अगवा करा लिया है। क्या? सिल्वी ने हैरत से मुझे देखा। ये बात उसने तुम्हें खुद बताई? मैंने तस्दीक भी कर ली। वो ठीक कह रहा है, सोनिया वाकई ही अगवा हो चुकी है। मेरे पास कोई मुतबादल नहीं बचा। अब पूरी अदनान के लिए काम करना ही पड़ेगा। अदनान बहुत अच्छा बास है। वो बासलाहियत लोगों की कदर करना जानता है। उसके लिए हंसी खुशी काम करो तो बेहतर है। मैंने उसे कहा था कि वो सोनिया को रिहा कर दे।
मैं फिर भी उसके लिए काम करूंगा, मगर उसने कहा कि तुम्हारी इजाजत के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरा उससे क्या ताल्लुक है? उसके माथे पर बल पड़ गए थे। तुम्हारा ही तो ताल्लुक है। अदनान कह रहा था कि सोनिया को तुम्हारी फरमाइश पर अगवा कराया गया है और तुम्हारे ही कहने पर उसे रिहा किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम था कि वो पेट का इस कदर हल्का साबित होगा। वो उर्राई और मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। उसने कितनी आसानी से एतराफ कर लिया था। मैंने उससे कहा था कि रात को तो तुम मेरे सामने उसे झिड़क रहे थे, फिर उसके कहने पर सोनिया को अगवा कैसे कर लिया? तू जानती हो उसने क्या जवाब दिया? कहने लगा कि वो तो मैं तुम्हें शीशे में उतारने के लिए अदाकारी कर रहा था। बाद में मैंने सलोमी से वादा कर लिया था कि सोनिया को जरूर अगवा कराऊंगा, और अब ये अलग बात है कि मैं उसके अगवा को अपनी मतलब बरादी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने बिल्कुल ठीक कहा। सलोमी तन कर बोली, सोनिया ने मेरी तौहीन की थी, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। वो वाकई सजा की मुस्तहिक है। उसे तुम जैसी शानदार खातून की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं था। तुम ये बात क्यों कर रहे हो? सलोमी ने मुझे बशकूक नजरों से देखा। तुम तो उससे शादी कर चुके हो। मैंने एक जोरदार कहका लगाया। अरे वो तो मैंने अदनान को खोली दी थी। मुझे तो खुद इस बात पर यकीन नहीं आया था। सलोमी के चेहरे पर मेरी तरदीद से सुकून के आसार नजर आए। ये यकीन करने वाली बात थी ही नहीं। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। उसमें रखा ही गया कि मैं उससे शादी करता। कोई मेरा दिमाग खराब थोड़ी है, लेकिन मुझे अदनान से ये तवक्को नहीं थी कि वो तुम्हें हर बात से आगाह कर देगा। मैं सोफे से उठा और आगे बढ़कर उसे अपनी आगोश में ले लिया। क्या तुम वाकई मुझे बेखबर रखना चाहती हो? वो मुझ पर फरिश्ता होने के अंदाज में मुझसे लिपट गई। मेरा ये मकसद नहीं था। मैं तुम्हें कैसे बेखबर रख सकती हूँ? फिर मैंने उसकी गीली कमर पर हाथ फेरते हुए सरगोशी की। तो तुम इतनी बरहम क्यों हो रही हो? अदनान बहुत मतलब परस्त है। उसने एक जान दो काला बोने की कोशिश की। मुझे उस पर गुस्सा आ गया, लेकिन मैं मतलब परस्त नहीं हूँ। मैंने उसे हुस्से मजीद करीब करने का। मुझ पर तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, वो मेरे चेहरे पर अपना चेहरा रगड़ते हुए बोली। लेकिन तुम बहुत जल्दबाज हो। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। ओ माफ करना। मैंने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त ढीली कर दी, मगर वो अभी मेरी आगोश में ही थी। तुम जल्दी से नाश्ता कर लो। मैंने भी अभी लंच नहीं किया। वह भी अब क्या नाश्ता करूंगी? तुम्हारे साथ ही किसी अच्छे से होटल में खाना खा लोगी। क्या इस सुलिये में चलोगी? मैंने उसके बारीक शब्बे ख्वाबी के लिबास की तरफ इशारा किया जो उसने नहाने के बाद दोबारा पहन लिया था। तुम्हारी मौजूदगी में तो मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा। वो बेहयाई से मुस्कुराई। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन अभी हमें बाहर जाना है। वहाँ तो एक हुजूम होगा। जी तो चाहता है कि जब तक तुम्हारे साथ रहूं, इससे ज्यादा जिस्म पर कोई लिबास ना हो। उसने पहले किसी बेहयाई से कहा, लेकिन मजबूरी है। उसे किसी बात में कोई बाक नहीं था, और क्यों होता? उसके पेशे में तो बेझिझक होना लाजमी तसव्वुर होता है। हिजाब तो इस पेशे के करीब से भी नहीं गुजरता। लिबास तब्दील करने के मामले में भी उसने उसी रवायती बेहिजाबी का मुजाहरा किया। बसलियतन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। मैंने जुरूम्बी के साथ एक उम्दा से होटल में लंच किया। वो बहुत सरशार दिखाई दे रही थी, यूं जैसे उसने कोई बहुत बड़ी सल्तनत फतेह कर ली हो। अब क्या इरादा है? मैंने खाने से फारिग होने के बाद सलोमी से पूछा। मैंने तो खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया है, उसने खुमार आलूद आवाज में कहा। लिहाजा तुम बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है? अपनी वधुआत में इजाफा करने का इरादा है? तुम मेरा साथ दे सकोगी? वो बड़ी आज़ूदगी से मुस्कुराई। कौन जानता है कि किसकी फतुआत में इजाफा होगा? मैं जानता हूँ। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, बस ये नहीं मालूम कि ये मुहिम कहाँ सर की जाएगी। जहाँ तुम कहो, उसने कहा। उसके लहजे में मुकम्मल खुद सपुर्दी की कैफियत मौजूद थी। मैं तो तुम्हें जहन्नुम में भी ले जा सकता हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हारे साथ जहन्नुम में भी जाना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं होगा। सलोमी ने मकबूर लहजे में कहा। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और बिल अदा करके उसके साथ बाहर आ गया। उसने ये मालूम करने की जरा भी जहमत नहीं की थी कि मैं उसे कहाँ लिए जा रहा हूँ। ड्राइविंग के दौरान वो मुझसे तकरीबन चिपक कर बैठ गई थी और उसने अपना सर मेरे शाने पर रख दिया था। मेरा रुख अपनी आरती क्यामगाह की तरफ था। तुमने सोनिया को क्या सजा देने का फैसला किया है? अचानक मैंने कहा और उसने चौंक कर अपना सर मेरे शाने पर से हटा लिया। क्या जरूरी था कि तुम इस मौके पर उसका जिक्र करके सारा मदा किराकरा कर दो? उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तुम तो नाराज ही हो गई। मैंने धीरे से हंस कर कहा, हालांकि तुमने नाराज ना होने का वादा किया था। वो बहुत मगरूर और खुद सर है, उसकी वजह से बहुत से गाहक मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं होते। तुम बताओ उसकी क्या सजा होनी चाहिए? उसका पत्ता साफ करा दो, तुम्हारी राह हमवार हो जाएगी। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, किसी की जान लिए बगैर काम चल रहा हो तो खून अपनी गर्दन पर लेने से क्या फायदा?
बात तो तुम दुरुस्त कह रही हो, लेकिन अगर तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर तुम्हारा कारोबार मुतासर होगा। मैं उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दूंगी? सलोमी ने बुरा मान कर कहा। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है, मैं उसका चेहरा बिगाड़ कर उसे छोड़ दूंगी, वो खुद ही कहीं मुंह काला कर जाएगी। मैं सन्नाटे में आ गया, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर सफाक होगी। कितने सुकून से उसने सोनिया का चेहरा बिगाड़ने का जिक्र किया था। तुम बहुत ज़हीन हो, मैंने खुद पर काबू पाते हुए तारीफी लहजे में कहा। तुमने वाकई बहुत उम्दा तरकीब सोची है। उम्दा तरकीब है ना? वो खुश होकर बोली। ख्वामुखा किसी को मारने से क्या फायदा, उसका चेहरा तबाह हो जाएगा तो मेरी राह का कांटा खुद ही निकल जाएगा। उसने एक बार फिर मेरे शानों पर सर टिका दिया। मैं होंठ पीछे कार ड्राइव करता रहा। जो लोग मेरे जानी दुश्मन बने हुए थे उनकी फराम करदा इतला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। सोनिया को वाकई अदनान ने ही अगवा कराया था। बाकी मानदा तजिया करके सही नतीजा मैंने ही अखज दिया था, लेकिन अगर उन्होंने मुझे ये इतला फराम ना की होती तो मैं उन्हें सोनिया के अगवा का जिम्मेदार तस्वुर करता रहता। मैंने रिया उठाकर रकम नुमा आईने ने उस कार को देखा जिसमें 4 अफराद सवार थे। ये वही नामालूम लोग थे जो गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरे पीछे लगे हुए थे। उन्होंने अभी तक अमलन मुझसे कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो किस चक्कर में है और मुझ पर किस जाविये से हाथ डालना चाहते हैं। अन्नान के चक्कर में उन्हें जाने की वजह से मुझे भी इतना मौका नहीं मिल सका था कि मैं उन पर पूरी तवज्जो सर्फ कर पाता, लेकिन अब मुझे कुछ न कुछ करना था। क्या करना था इसका फैसला मैंने अभी नहीं किया था, क्योंकि ये फैसला तो वक्त आने पर ही किया जा सकता था। सलोमी की तवज्जो रास्तों की तरफ नहीं थी, अगर होती भी तो मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरा ठिकाना किसी की नजरों से पोशीदा नहीं था। आर्थर और टारमंडू को हलाक करने वाले भी मेरी इस पनाहगाह को देख चुके थे। अब अगर सलोमी भी उसके रास्तों से वाकिफ हो जाती तो मेरा क्या बिगड़ जाता? उसे तो वैसे भी मेरे उताब का निशाना बनना था। बंगले पर पहुंचने के बाद सलोमी उसी कैफियत का शिकार रही। उसने बस सरवरी अंदाज में बंगले की तारीफ की थी, वरना दर हकीकत तो वो मेरे कुर्ब से मदोश थी। होती भी क्यों ना, क्योंकि उसकी और मेरी उम्र में बड़ा ज्यादा फर्क था। और अचानक मुझे अपनी जात में दिलचस्पी लेते देखकर वो अपने आप से बेगाना हो गई थी। ये तो कोई ऐसी हैरान कुन बात नहीं थी। गुज़िश्ता रात मेरी जुर्रत का मुजाहरा भी वो देख चुकी थी। मैं उसे ड्राइंग रूम में ले आया। फौरी तौर पर मैं अदनान के रूबरू ले जाना मुनासिब नहीं समझा था। ये वही ड्राइंग रूम था जहां मैंने पहली बार गुमनाम काल वसूल की थी, किसने मेरे होश उड़ा दिए थे। आई को 1 और ओ को 0 करार दिए जाने की मिसाल याद करके मुझे अचानक ही खांसी आ गई। क्या बात है? सलोमी ने मेरी गर्दन में बाएं डालकर तकरीबन झूलते हुए कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? खुश हो रहा हूँ, मैंने उसे अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, मगर तुम मेरे गले का हार क्यों बन रही हो? मैं तो तुम्हारी जीत बनना चाहती हूँ। उसने कुर्बान हो जाने वाली नजरों से मुझे देखा। मैं तुम्हें किसी ऐसी ट्रॉफी दे कम तो नहीं समझता जो किसी बड़े मुकाबले में अव्वल आने पार मिली हो। मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा और वो मुझ पर लद गई। ये एक रिजस वाला सोफा है। मैंने उसे जान छुड़ाने की कोशिश की। तुम उधर दूसरे सोफे पर क्यों नहीं बैठ जाती? कभी ट्रॉफी करार देते हो और कभी जान छुड़ाने की कोशिश शुरू कर देते हो। उसने मुंह फुला लिया। इसलिए तो मैंने बैडल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। कौन तुम्हें गले से लटकाए फिरता? अपनी तमाम तरह आनत के बावजूद वो हंस पड़ी, यूं जैसे मैंने उसकी तारीफ की हो। तुम बहुत बहादुर हो, वो मुझसे अलहदा हुए बगैर बोली। अन्नान मुझसे तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। उसकी तारीफ मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है। मैंने तंज किया, मगर उसे लहजे पर तवज्जो देने का होश ही नहीं था। वो बहुत कम किसी को खातिर में लाता है और तुम्हारी वजह से तो उसने मुझे भी डांट दिया था, जरा लिहाज नहीं किया। वो तुम्हें भी तो बहुत अहमियत देता है। मैंने उसे गुरीदने की कोशिश की। तुम भी तो किसी से कम नहीं हो। हाँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उसका साथ भी तो बहुत दिया है। अब उसे मेरी कोई खास जरूरत नहीं रही, मगर वो कहता है कि मैं उसकी जरूरत हूँ। बड़ी बात है, वरना अक्सर लोग जब बुलंदी का सफर शुरू करते हैं तो खराब वक्तों के साथियों को भूल जाते हैं। मैंने महसूस किया कि मेरी ये बात उस पर बुरी तरह असरअंदाज हुई। मालूम नहीं मेरी बात में क्या असर था कि वो मुझसे अलहदा हुई और दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गई। कभी उसकी साथी नहीं रही। सलोमी ने कहा, उस वक्त तो हमारे ताल्लुकात भी नहीं थे। क्या मतलब? मैं चौंक पड़ा। अन्नान तो कह रहा था कि तुम उस वक्त से उसके साथ हो। वो गलत कह रहा था। सबसे यही कहता है, लेकिन हकीकत यही है कि उस वक्त हम दोनों बस एक दूसरे से वाकिफ थे। इससे ज्यादा हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। बात कुछ समय में नहीं आई। अन्नान को इस किस्म की गलत बयानी करके क्या हासिल होता है? ये उन दिनों की बात है जब अन्नान एक गुमनाम शख्स था। मेरा कारोबार भी निचले दर्जे के लोगों तक महदूद था। उन दिनों अदनान का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम तमकीन था।
मेरे उससे ताल्लुकात थे, कभी कभार अदनान की आंखों से मुलाकात हो जाती थी। उससे मेरी बातचीत कभी सलाम दुआ से आगे नहीं बढ़ी। उसने मेरी जात में कभी गैर मामूली तो क्या, मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा भी नहीं किया।